हमारे स्कूल में एक खूबसूरत लड़की थी। हालांकि उसके बारे में अफवाह थी कि वह जिस भी लड़के के साथ डेट करती थी वे सभी मर जाते थे। हालांकि उसे पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि उसने इन लड़कों को मार डाला था। इस तरह की अफवाहों के कारण सुंदर दिखने के बावजूद भी कोई उससे बात नहीं करता था। फिर एक दिन उसने मुझसे डेट पर चलने के लिए कहा। मैंने उससे पूछा कि उसने मुझ में क्या देखा है और उसने जवाब दिया कि मैं सच में तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती हूँ। आखिरकार मैं उसके साथ डेट पर गया और मैं उसके प्यार में पड़ गया। मैंने उन अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया। मैं खुद को समझा रहा था कि ये सब बातें सिर्फ बकवास हैं। हमने अपना रिश्ता आगे बढ़ाया और हम हमेशा एक साथ खुशी के दिन बिताते थे। फिर एक दिन अचानक उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम स्वर्ग जाना चाहते हो? मैंने उससे पूछा कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, तो उसने जवाब दिया। मैं तुम्हारे साथ स्वर्ग जाना चाहती हूँ। यदि मुझे तुम्हारी परमिशन मिले तो मैं वहाँ जा सकती हूँ। अब उसकी आंखें मजाक नहीं कर रही थीं। मैं इतना घबरा गया था कि मैंने पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? लेकिन वह बोलती रही। मैं हर दिन गॉड से प्रार्थना करती हूँ और उन्होंने मुझसे कहा है कि मेरे लिए स्वर्ग में एक घर तैयार किया है। चलो एक साथ स्वर्ग चलते हैं। उसने मुझे कुछ पीने को दिया। मैं अनुमान लगा सकता था कि वह क्या था। मैं उठकर भाग गया। वह चिल्ला रही थी, रुको, हम स्वर्ग में जा सकते हैं। मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और फिर कभी उससे कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन कुछ हफ्ते बाद मुझे पुलिस से फोन आया कि उसे एक आदमी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वह आदमी शराब पीने के बाद मर गया जो उसने उसे दी थी। जब वह मर गया तो उसने सफेद कपड़े पहने हुए थे। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो वह लाश के पास प्रार्थना कर रही थी। फिर बहुत खुश होकर कह रही थी कि मेरा बॉयफ्रेंड अभी स्वर्ग में गया है, वह मरा नहीं है। पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार करके ले जा रहे थे जबकि वह चिल्ला रही थी, वह स्वर्ग में गया है। भगवान ने मुझसे कहा कि उसने स्वर्ग में उसके लिए एक घर तैयार किया है। यदि आप भी वहां जाएंगे तो आप उसे देख पाएंगे। यह सच है। हाय, मेरा नाम स्कारलेट है और यह कुछ महीने पहले हुआ था। मैं 16 साल की हूँ। एक सामान्य दिन के बाद मैं हमेशा की तरह पढ़ाई के बाद 12 बजे के आसपास बिस्तर पर गई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन वह आखिरी रात थी जब चीजें सामान्य थीं। मुझे वास्तव में सब कुछ ठीक से याद नहीं है, लेकिन मैं इसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। मुझे याद है कि मैं सो रही थी और सपने में अचानक मेरी आंख खुली तो वह मेरा कमरा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था, लेकिन मैं वास्तव में डरी हुई थी और घबरा रही थी। मुझे पैनिक अटैक आ रहा था। मुझे पैनिक अटैक के साथ जागने और घर के चारों ओर भागने की आदत है। मुझे पता था कि मुझे सपने में पैनिक अटैक आ रहा था। मुझे अपने कमरे में किसी चीज़ से डर लग रहा था जो मुझे याद नहीं है, और आमतौर पर मुझे होने वाले पैनिक अटैक से यह काफ़ी असामान्य था। इसलिए मैंने अपने फ़ोन का सहारा लिया जो हर रात मेरे सिर के पास होता था, और अपने मॉम डैड को फ़ोन करने की कोशिश की जो सामने वाले कमरे में सो रहे थे। मैं हिल रही थी, छटपटा रही थी, घबरा रही थी, रो रही थी और मैं सांस नहीं ले पा रही थी। लेकिन जब मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन उठाया, लेकिन मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। मैंने चिल्लाने और कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मेरे मुंह से इस समय कुछ भी नहीं निकला। कारण मुझे पता था कि यह एक सपना था, लेकिन मैं किसी चीज़ से इतना डर गई थी कि मैं छटपटाता रही थी और अपने बिस्तर से उठने और हिलने के लिए अपने हाथ और पैर बेतहाशा हिलाती रही, लेकिन मेरे शरीर का मध्य भाग बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। मैं चिल्लाती रही और जागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी। लेकिन फिर अचानक मैं सपने से जाग गई और अपने हाथ और पैर ठीक वैसे ही हिला रही थी जैसे मैं अपने सपने में कर रही थी, लेकिन मेरे शरीर का मध्य भाग अभी भी नहीं हिल रहा था। आंखें खुली हुई थीं और मैं अपने बिस्तर पर बिल्कुल उसी स्थिति में थी और मैं चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार मैं अपनी चीखें सुन सकती थी। अचानक मैंने महसूस किया कि बहुत सारे हाथ मेरे हाथों और पैरों को बिस्तर के नीचे धकेल रहे थे, जिससे उन्होंने हिलना बंद कर दिया, और इस समय मैंने बिस्तर को कसकर पकड़ लिया। मुझे पता था कि मैं जाग रही हूँ,
मेरा शरीर अभी भी झटके खा रहा था। अपने हाथ और पैर हिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन हाथों ने मुझे कसकर पकड़ लिया। मैं बहुत रो रही थी और चिल्लाती रही और खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही। तभी मुझे अपने पूरे शरीर पर बहुत सारे कट और घाव महसूस हुए। मैं महसूस कर सकती थी कि बहुत तेज़ी से बहुत सारा खून बह रहा है। दर्द इतना तेज़ था कि मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगी और मैं इसके अलावा और कुछ नहीं सुन सकी। चीख इतनी तेज़ थी कि मेरे पड़ोसी भी जाग जाए, लेकिन फिर भी मेरे मॉम डैड, जो कमरे के ठीक सामने थे, वे नहीं आए। मुझे लगा कि हाथों या नाखूनों या किसी प्रकार के तेज़ हथियार से मेरे चेहरे पर कोई घाव दे रहा है और वहाँ से खून भी बहने लगा। मैं इतनी ज़ोर से चिल्ला रही थी कि मैं फिर से जाग गई। इस बार मैं सच में जाग गई थी, लेकिन रो रही थी और पसीने से लथपथ थी और मेरे शरीर में इतना दर्द हो रहा था जैसे कि मैं वास्तव में घायल हो गई थी और मैं अपने मॉम डैड के लिए चिल्लाती रही, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। आखिरकार मैं बेहोश हो गई और ऐसे उठी जैसे कि सब कुछ सामान्य हो, लेकिन जब मैंने उठने की कोशिश की तो मुझे चक्कर आ गया और मैं उठ नहीं सकी और मैंने कई बार उल्टी की। इसलिए मेरे माता पिता ने डॉक्टर को बुलाया। उन्होंने मेरी जांच की और मुझे बताया कि मेरा बहुत ज़्यादा खून बह गया है और मुझे बहुत खून देने की ज़रूरत है। डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए, लेकिन यह पता नहीं चल सका कि मेरे खून की कमी का कारण क्या था। कुछ दिनों के अंतराल में मुझे 2 लीटर खून दिया गया, लेकिन यह काफ़ी स्वस्थ था और मुझे घर वापस जाने के लिए ठीक कर दिया। मैंने अपने डॉक्टर से इस बुरे सपने के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मेरे पास बहुत सारे सबूत थे। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि मेरे शरीर से बिना किसी कारण के बहुत सारा खून गायब हो गया था। मैंने डिस्चार्ज होने के बाद अपना फ़ोन भी चेक किया और पता चला कि मैंने उस रात सपने में नहीं बल्कि असल ज़िंदगी में अपने मॉम डैड को फ़ोन किया था जब मुझे पैनिक अटैक आने लगा था। फ़ोन उठाने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई आवाज़ नहीं सुनी थी, लेकिन उनके कॉल लॉग में भी मेरी ओर से एक मिस्ड कॉल थी। लेकिन मैंने उन्हें जो समझाया था उस पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। शुरुआत मुझे नहीं पता कि सब कुछ सच में हो रहा था या नहीं, लेकिन मेरे शरीर से बहुत खून गायब हो रहा था। मेरे पास कोई घाव या कुछ भी नहीं है जो खून की हानि को साबित कर सके, और यहाँ तक कि मेरे डॉक्टर को भी अभी तक कुछ भी पता नहीं है। लेकिन किसने और क्यों मेरा खून लिया? मैं उस दिन के बाद से सोई नहीं हूँ और अब इंसोम्निया की समस्या है। मैं एक मनोचिकित्सक को दिखा रही हूँ, लेकिन वह किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। इसलिए यह एकमात्र जगह है जहाँ मैं इसे शेयर कर सकती हूँ और शायद कोई यह समझाने में मदद कर सकता है कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं भरोसा भी नहीं कर सकती, मेरे अपने मॉम डैड पर भी नहीं। मैं अब अपने मनोचिकित्सक से भी बात नहीं करी हूँ क्योंकि वह मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। मैं हर चीज़ और हर किसी से नफरत करती हूँ और शायद मैं दिन ब दिन पागल होती जा रही हूँ। हर चीज़ से घबरा कर मैं अब अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती और कुछ भी नहीं करती। मुझे नहीं पता कि कोई मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करता। मेरा नाम लैंस है और यह मेरी कहानी है। यह तब हुआ जब मैं लगभग 15 साल का था। ये सब गर्मियों की छुट्टियों के दौरान शुरू हुआ था। मेरे एक दोस्त स्पेंसर ने कहा कि वह और उसके दोस्त 3 दिनों के लिए अपने बीच के कॉटेज में जा रहे थे और मुझसे पूछा कि क्या तुम हमारे साथ आना चाहते हो। मैंने अपनी मॉम से पूछा और उन्होंने मुझे परमिशन दे दी। मैंने अपना बैग पैक किया और अपने परिवार को अलविदा कहा। पहुंचने के बाद स्पेंसर की मॉम ने हमारे लिए पीनट बटर कुकीज़ बनाई। उसके बाद हम सभी झील में तैरने गए, रेत में वॉलीबॉल खेला और कुल मिलाकर बहुत मज़ा आया। क्यों ना हम सब जंगल में घूमने जाएं? बाहर अंधेरा है यार, क्या हम दिन में नहीं जा सकते? क्या इसमें मज़ा आएगा? यदि तुम सभी तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। हम सभी जाने के लिए तैयार हो गए। स्पेंसर को एक लालटेन मिली, मार्को और मुझे फ्लैशलाइट मिली और जोस को एक फायर एक्सटिंग्विशर और एक लाइटर मिला। ओके, मैं कुछ हद तक लाइटर को समझता हूँ, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर क्यों? हमें पता नहीं है कि वहाँ क्या हो सकता है यार। चलो इसे ले लेते हैं। जोश ने जवाब दिया। हम पिछले दरवाजे से बाहर चले गए और पीछे जंगल में चले गए। हमें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी जो हमारी बाईं ओर से समुद्र तट की ओर आ रही थी।
5 मिनट बाद जैसे जैसे हमने उसे करीब आते सुना, हमारा शक बढ़ता गया। हम सभी ने एक पल में यह देखने के लिए एक घेरा बना लिया कि सभी दिशाओं में क्या हो रहा था। तभी हमने एक आदमी को जोरों से चिल्लाते हुए सुना। मैंने अपनी टॉर्च को उस तरफ में घुमाया जिस तरफ से मैंने शोर सुना था, और मैंने जो देखा उससे मैं भयभीत हो गया। लगभग 70 साल का एक बूढ़ा आदमी अपने हाथ में कुछ लिए हुए चांद को घूर रहा था। मैंने इसे अपने दोस्तों को दिखाया और वह भी चौंक गए थे। लेकिन तभी मार्को ने जोर से किसी चीज़ पर कदम रखा, जिससे उस आदमी की नज़र हम पर पड़ी। उस आदमी ने फिर हम सभी की ओर देखा और हम पता चला कि उसने क्या पकड़ा है। वह आदमी एक कुल्हाड़ी पकड़े हुए था। उसने फिर पूरी गति से हम पर हमला कर दिया और हम सभी तब तक डरे हुए थे जब तक जोश हमारे सामने आया और आग बुझाने वाले यंत्र से उसके चेहरे पर स्प्रे कर दिया, जिससे वह कुछ समय के लिए अंधा हो गया। हम इस पल का फ़ायदा उठाते हुए वापस कॉटेज की ओर भागे। हम सभी थक गए थे और डरे हुए थे कि वह आदमी हमें फिर से न ढूंढ ले। हमने फिर कभी जंगल में न जाने का फैसला लिया। मेरे दोस्तों ने पुलिस को फ़ोन किया और मैंने स्पेंसर की मॉम से हमें अगले दिन घर ले जाने की विनती की और वह मान गई। मैंने अपने मॉम डैड को कभी नहीं बताया कि ऐसा कुछ हुआ था, यह जानते हुए भी कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। कभी कभी मैं पीछे मुड़कर इस कहानी को याद करता हूँ और ख़ुद से पूछता हूँ कि क्या होता अगर जोस कभी आग बुझाने वाला यंत्र नहीं लाया, या इससे भी बुरा क्या हुआ अगर मैंने कभी अपनी टॉर्च को आवाज़ की दिशा में नहीं घुमाई होती। ये कहानी मेरी अपनी नहीं है, ये मेरी मॉम और मौसी का अनुभव है। जब मेरी मॉम और मेरी मौसी छोटी थी तो मेरे दादा दादी उन्हें स्लीप ओवर के लिए ले गए थे। मेरे दादा दादी बहुत जल्दी घुल मिल जाते थे, इसलिए जब वे मेरी मॉम और मौसी को छोड़ने गए तो वे वहीं रुक गए। थोड़ी देर के लिए उस लड़की के मॉम डैड से बात की जो स्लीप ओवर दे रही थी। उसका नाम जेनेट था। जेनेट की एक छोटी बहन थी जिसके साथ वह रूम शेयर करती थी। उसका नाम मैरी था। वहाँ कुल मिलाकर लगभग 8 लड़कियां थीं। रात के लगभग 10 बजे थे जब जेनेट ने बोर्ड गेम खेलने के लिए कहा। उन्हें एक घेरे में बैठना था। समय बीतता गया और आखिरकार ड्राइंग बनाने में रात के 11 बज गए। लड़कियां एक घेरे में बैठी थीं। जेनेट और मैरी कमरे में एक तरफ मेरी मॉम और मौसी के पीछे बैठे थे। खेल खेलते समय मेरी मौसी को जेनेट और मैरी के पीछे कुछ दिखाई देने लगा। वह एक छोटी लड़की की तरह लग रही थी। उसने एक सफ़ेद पोशाक पहनी हुई थी जो मैली और गंदी थी, और उसके लंबे काले बाल और लंबे नाखून थे जो लगभग बहुत गंदे थे। मेरी मौसी डर के मारे जड़ हो गई थी और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या सिर्फ उन्हें ही वह लड़की दिखाई दे रही थी। उसने मेरी मॉम का नाम फुसफुसाना शुरू कर दिया और पूछा कि क्या तुम भी उसे देख सकती हो? प्लीज मुझे बताओ कि तुम उसे कमरे के कोने में देख सकती हो या नहीं। ये सुनकर मेरी मॉम ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखी और मेरी मॉम ने धीरे धीरे कोने की ओर देखा। मेरी मॉम ने जो देखा उससे वह भयभीत हो गई और ठीक वैसे ही चौंक गई जैसे मेरी मौसी चौंक गई थी। इस पीछे वाली लड़की ने अब उसका चेहरा दिखाया। उसकी आंखें बहुत चौड़ी और खून से लथपथ थीं। उसका मुंह एक साथ सिल दिया गया था और उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी थी कि वह उस टांके को तोड़ने वाली थी। मेरी मौसी जोरों से चिल्लाई और जेना और मैरी से पूछा कि वह लड़की कौन है, और मैरी पीछे की ओर मुड़ी और फिर मेरी माँ और मौसी की ओर देखा और मैरी ने जवाब दिया, ओह, तुम्हारा मतलब लिली है? ओह, बुरा मत मानना, वह वहीं खड़ी रहती है। वह हमेशा 11 बजे आती है। चिंता मत करो, वह सुबह 3 बजे तक चली जाएगी। मेरी मॉम और मौसी और उनके बाद बाकी सभी लड़कियां एक बार फिर चिल्लाईं और अपने कमरे से बाहर भाग गईं। शुक्र है कि मेरे दादा दादी अभी भी वहां थे, और एक बार जब मेरी मॉम और मौसी ने उन्हें बताया कि क्या हुआ तो उन्होंने उन्हें कार में बिठाया और चले गए। आप पूछेंगे कि मेरे दादा दादी ने उन पर इतनी जल्दी विश्वास क्यों किया और वह बिना कोई सवाल किए क्यों चले गए। कुछ साल बाद मेरी मॉम ने उनसे पूछा कि उन्होंने इतनी आसानी से विश्वास क्यों कर लिया था। उन्होंने जवाब दिया कि जब हम जेनेट और मैरी के मॉम डैड से बात कर रहे थे तो अचानक उन्होंने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना मुंह बंद करके बात करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने इस तरह से बात करना शुरू किया तो यह वही समय था जब आप सभी चिल्लाते हुए कमरे से बाहर आए और बताया कि छोटी लड़की कैसी दिखती थी। इसीलिए हमने तुम लोगों से सवाल भी नहीं किया और वहां से भाग निकले। मेरी मॉम और मेरी चाची फिर कभी जेनेट और मैरी से मिलने नहीं गईं।
या यहाँ तक कि उनके साथ बाहर कभी नहीं खेलीं। मेरे दादा दादी मेरे परिवार को अगले 2 हफ्तों के भीतर एक अलग पड़ोस में ले गए। मेरी मॉम के पुराने दोस्तों में से एक ने उनसे संपर्क किया और जब वे अपने बचपन के बारे में बात कर रहे थे तो मेरी मॉम की सहेली ने जेनेट और मैरी के बारे में बात शुरू की। उन्होंने मेरी मॉम को बताया कि हमारे दूर जाने के बाद जेनेट और मैरी ने स्कूल जाना और बाहर खेलने जाना बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब हम उनका हालचाल लेने गए, क्योंकि जेनेट और मैरी को देखे बहुत दिन हो गए थे, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला, इसलिए उन्होंने पुलिस को बुलाया। उन्होंने जो देखा वह भयानक था। जेनेट और मैरी के माता पिता मारे हुए पाए गए थे। उनकी कलाइयों और टखनों पर चाकू के घाव थे और उनके माथे में कीड़े पड़े हुए थे। जेनेट और मैरी अभी भी गायब हैं। वे लगभग 40 साल के आसपास के होंगे, इसलिए वे या तो मर चुके हैं या छिपे हुए हैं। हो सकता है उन्होंने ही अपने मॉम डैड को मारा होगा। इस कहानी पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन जिस तरह से मेरी माँ ने मुझे यह कहानी सुनाई, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वह मजाक कर रही थी। मेरी उम्र 40 साल है और यह तब हुआ जब मैं 28 साल का था। मैं भारत के असम राज्य में रहता हूं। एक दिन मैं अपनी कार से घर जा रहा था, तभी अचानक 2 बाइक मेरे पीछे दौड़ती हुई चली गई। ऐसा लग रहा था कि बाइकर्स एक दूसरे का पीछा कर रहे थे या कोई रेस लगा रहे थे। मैंने कार को साइड पर कर दिया और गाड़ी चलाना जारी रखा। लगभग 5 मिनट के बाद एक पुलिस वाले की कार मेरे पास से गुजरी। वे बाइकर्स की तरफ जा रहे थे और उन्होंने मेरी कार को रोक ली। कार से एक पुलिसकर्मी नीचे उतरता है और मुझसे उतरने के लिए कहता है। मैं नीचे उतरता हूँ और उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने 2 बाइक को अपने पास से गुजरते हुए देखा है। मैं एक पल के लिए झिझका। मैंने हाँ कहा और मैंने बाइक का मॉडल और प्लेट नंबर उन्हें दे दिया। उन्होंने कहा कि वे मुझे बाद में सब बता देंगे। मैं अपने ऑफिस में अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था, तभी अचानक मुझे अपने कंप्यूटर पर एक अनजान ईमेल रिसीव हुआ। मैंने उसे खोला और उसमें मोटे अक्षरों में कुछ ऐसा लिखा था। तुमने हमारे काम में बाधा डाली है, तुमने ये सही नहीं किया। और नीचे कुछ पोस्ट किया गया था जिसे मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। वह मेरे घर की तस्वीरें थीं और सबसे बुरी बात यह थी कि उसमें मेरे बेडरूम के अंदर की भी तस्वीरें थीं, मेरा किचन और मेरा हॉल, सब कुछ। मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। 10 मिनट बाद पुलिस वाले आए और उन्होंने मेरे कंप्यूटर की जांच की और कुछ समय बाद उन्होंने कहा कि जिसने भी यह ईमेल भेजा था उसने रैंडम ब्राउजिंग सेंटर्स का इस्तेमाल किया था और वे बहुत कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन एक पुलिस वाले ने कहा कि वे निगरानी के लिए मेरे घर पर एक पुलिसमैन लगा देंगे। एक पुलिस वाला 5 दिनों तक खड़ा रहा। 6ठा दिन मेरे जीवन का सबसे भयानक दिन है। मैं अपने किचन में सो रहा था, तभी अचानक मुझे पुलिस वाले की रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख सुनाई दी। मैं बाहर गया और मैंने जो देखा उसने मेरे खून को बर्फ में बदल दिया। 2 आदमी जो काली पैंट और काली जैकेट पहने हुए थे और वे पुलिस वाले को चाकू मार रहे थे। उनमें से एक आदमी मेरी ओर मुड़ा। मैं उसका चेहरा अच्छे से देख सकता था। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और उसने चाकू निकाला और भागने लगा। जब दूसरे आदमी ने मुझसे कहा कि हमारे काम में कभी भी टांग मत अड़ाना, अब तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इस पुलिस वाले का हुआ। मैंने यह देखने के लिए इधर उधर देखा कि क्या मेरी सुरक्षा के लिए कुछ है, और वहां एक पुराना क्रिकेट का बैट था। मैंने उसे उठाया और उस आदमी के सिर पर मारा, जिससे वह गिर गया और खून बहने लगा। दूसरे आदमी ने फिर अपनी बंदूक से गोली चला दी और मैं उसके पास गया और उसके सिर पर मारा, जिससे वह गिर गया और बेहोश हो गया। मैं जल्दी से अंदर गया और फोन किया। पुलिस 5 मिनट बाद आए और दोनों व्यक्तियों को अस्पताल ले जाया गया और वे बच गए। जिस पुलिसकर्मी को चाकू मारा गया था, दुर्भाग्य से उसकी मौत हो गई। मैंने एक मुख्य गवाह के रूप में अदालत में गवाही दी और उन दोनों को मौत की सजा सुनाई गई। वे दोनों कैदी थे और जेल गार्ड और कुत्ते की हत्या करने के बाद जेल से भाग गए और 2 बाइक चुरा ली। बाइक वही थी जो बहुत तेज गति से मेरे पास से गुजरी थी। पुलिस ने उनका पीछा किया लेकिन वह नहीं पकड़ पाए थे। मैं आज भी उस पुलिसकर्मी की कब्र पर फूल रखता हूं जिसने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। मेरे एक पड़ोसी थे जो एक बूढ़े दंपति थे जो अकेले रहते थे
और वे कई कुत्तों के साथ रहते थे। लोग दयालु होने और बेघर कुत्तों की देखभाल करने के लिए उनकी प्रशंसा करते थे। एक दिन एक बच्चा उनके घर के पीछे चला गया और उस बच्चे को गलती से उनके एक कुत्ते ने काट लिया था। बूढ़े दंपति के पास उतने पैसे नहीं थे कि वे बच्चे के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे दे सके। बच्चे के मॉम डैड ने बूढ़े दंपति पर मुकदमा करने की कोशिश की। मेरे देश में ऐसा नियम है कि अगर आपका कुत्ता किसी को काट ले तो मुकदमा हो सकता है। वे दोनों जेल गए। सौभाग्य से कुछ लोग इतने दयालु थे कि उन्होंने उनकी मदद की। वे बाहर आ गए। कई सप्ताह बीत गए। बच्चा लापता हो गया। आस पड़ोस के लोगों ने उन्हें बार बार खोजा, लेकिन वो नहीं मिला। लापता बच्चे का कोई पता लगाने के लिए पुलिस 1 सप्ताह तक हर दिन इलाके में घूमती रही और खोजती रही, लेकिन उन्हें अभी भी लापता होने का कोई सबूत नहीं मिला। माता पिता निराश हो गए और बूढ़े दंपति पर शक करना शुरू कर दिया, लेकिन हर कोई कॉन्फिडेंट था कि वे बहुत दयालु हैं और ऐसा कुछ कर सकते। उन्होंने उनके घर की भी तलाशी ली, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक कि पुलिस भी उनकी बेगुनाही साबित करने के लिए बूढ़े दंपति की ओर से खड़े होने को तैयार थी। कुछ साल बीत गए। आखिरकार हर कोई इसके बारे में भूल गया। बच्चे के गायब होने का मामला अनसुलझा रहा और लोगों ने हार मान ली और अपने जीवन में आगे बढ़ गए। लेकिन बच्चे के माता पिता आशावादी बने रहे और न्याय की तलाश करते रहे। आखिरकार बूढ़े दंपति की मृत्यु हो गई, लेकिन मामला अभी भी अनसुलझा था। कुत्तों को डॉग पाउंड में भेज दिया गया था। बाद में प्रशासन को पता चला कि उन दंपति ने बच्चे का अपहरण कर लिया गया था और बच्चे को बेरहमी से मार डाला। यही कारण है कि उनके घर की तलाशी लेने पर भी उन्हें कोई पता नहीं चला। क्या उन्होंने बच्चे को कुत्तों को खिला दिया था? मैं अभी भी उस दिन को नहीं भूल सकता। 12 साल पहले जब मैं 20 साल का था, तब कुछ समय के लिए मैं एक बेघर इंसान था। यह वह समय था जब मैं सड़कों पर रहता था और एक रोटी पर गुजारा करता था। एक दिन मैं सड़क पर सो रहा था और एक अजीब सपना देखा। सपने में एक राक्षस मेरी ओर दौड़ रहा था, जिसकी सैकड़ों आंखें थीं। जैसे ही राक्षस मेरे सामने आया, मैं चिल्लाते हुए उठा। वह एक अंधेरी सुबह थी और जैसे ही मेरी आंखें अंधेरे के साथ तालमेल बिठाने लगीं, मुझे एहसास हुआ कि एक अजनबी मेरे ठीक सामने खड़ा था। मैं बहुत चौंक गया। फिर वह ठीक मेरी नाक के पास आया और अपने हाथ से मेरा चेहरा टटोलने लगा। मैंने चकित होकर चिल्लाकर पूछा कि वह क्या कर रहा है। फिर वह रुक गया, अपने हाथ जोड़े। वह चलते समय अजीब मंत्र बोलने लगा। मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन वह कुछ ऐसा कह रहा था कि दिखाई देने वाली दुनिया नकली है। उसने एक भिखारी की तरह कपड़े पहने थे और अपनी आंखें बंद करके चल रहा था। मैं बहुत भयभीत था। कुछ भी करने के लिए मुझ में एनर्जी नहीं बची थी, इसलिए मैं फिर से सो गया। हालांकि अगले दिन मैंने अन्य बेघर लोगों को एक दूसरे से बात करते हुए सुना। क्या सभी लोग ठीक है? हाँ, सभी लोग ठीक हैं। मुझे लगता है आज किस्मत अच्छी थी। मैंने उनसे पूछा कि वे किस बारे में बात कर रहे थे और उन्होंने मुझे कुछ चौंकाने वाली बात बताई। कहानी यह थी कि कोई अनजान व्यक्ति हर रात आता था और बेघर लोगों की आंखों की पुतलियों को चुपचाप निकाल लेता था। उसे सब आइज हंटर कहते थे। जैसे ही मैंने यह सुना तो मैं चौंक गया और एक पल के लिए सांस लेना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि वह वही व्यक्ति है जिसे मैंने सुबह देखा था। तब मुझे पता चला कि यहाँ इतने सारे बेघर लोगों की आंखें क्यों नहीं थीं। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन यह अफवाह थी कि उसने किसी को नहीं मारा। एक दिन उसने एक बेघर आदमी की आंखों की पुतलियां निकाल लीं और बेघर आदमी चिल्लाया कि उसे मार दिया जाएगा। लेकिन आइज हंटर यह कहते हुए चला गया कि यह उसका नियम है कि वह इंसानों को नहीं मारेगा। यह सुनकर मेरा पूरा शरीर कांप गया। उस समय अगर मैं केवल 3 सेकंड बाद उठा होता तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था मेरे साथ क्या हुआ होता। तभी मुझे पता चला कि वहाँ बेघर लोग हर रात क्यों जागते थे। मैंने हमेशा सोचा था कि वे इस बात के लिए पहरा दे रहे थे कि उनका खाना कोई ना ले जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह वास्तव में सुरक्षा के लिए था। तब से मैंने बेघर लोगों के एक समूह में शामिल होने का फैसला किया, क्योंकि मैं अकेला नहीं रह सकता था।
और मैं समूह में रात की निगरानी करते हुए कुछ समय के लिए सुरक्षित रहने में सक्षम था। फिर एक दिन सुबह सुबह मैंने एक जोर की आवाज सुनी। चीख पुकार से सभी जाग गए। एक बेघर आदमी अपनी आंखों पर हाथ रखकर इधर उधर घूम रहा था। उसके चेहरे पर खून था और उसी वक्त कुछ दूरी पर मैंने उस साधु को देखा जो काफी तेजी से भाग रहा था। मैं लोगों को चिल्लाने और भिनभिनाने की आवाज़ सुन सकता था। हमने जल्दी से एक एम्बुलेंस को बुलाया और उसे ले जाया गया। यह पता चला कि जो व्यक्ति नाइट वॉच पर था वह थोड़ी देर के लिए सो गया था और इसके बीच में ऐसा हुआ। हमने इसकी सूचना पुलिस को दी। मैं वास्तव में डर गया था और लगा कि मैं अब और वहां नहीं रह सकता। मैंने वहां से निकलने की बहुत कोशिश की। आखिरकार मैं अपने बेघर जीवन को समाप्त करने में सक्षम हो गया। मैंने एक छोटा सा घर किराए पर लिया और अपनी नई जिंदगी शुरू की। कुछ समय बीतने के बाद मैं उन बेघर लोगों से मिलने गया जिनके साथ मैं करीब था। उन्होंने मेरा स्वागत किया और उन्होंने कहा कि आइज हंटर को पुलिस ने पकड़ लिया था और आइज हंटर ने पुलिस से इस प्रकार कहा, यह सब तब होता है जब इंसान अपनी आंखों से दुनिया को देखता है। सभी पाप तभी उत्पन्न होते हैं जब इंसान सब देखता है। क्या आप जिंदगी का सही मतलब जानते हैं? इसीलिए मैं लोगों की आंखें निकाल देता हूं ताकि वे इस पापी दुनिया को ना देख सकें। उसका मानना था कि इससे लोग बच जाएंगे जब उनकी आंखें नहीं होंगी, इसलिए उसने खुद ही आंखें निकाल लीं। हालांकि उसने कहा कि वह लंबे अभ्यास के बाद दुनिया को अपनी तीसरी आंख से देख सकते हैं, जिसे चक्र कहा जाता है। यह अभी भी एक रहस्य है। और मुझे अचानक एक बात याद आई। जिस दिन वह पहली बार मेरे सामने आया था, वह काला प्लास्टिक बैग जो उसने अपने हाथ में पकड़ रखा था। बैग में कई गोल आकार की वस्तुएं थीं। मुझे लगा था कि यह सिर्फ फल या कुछ और था, लेकिन मुझे अभी पता चला कि वह क्या चीज़ थी। मैं अभी भी हर दिन अनिद्रा से पीड़ित हूँ। वह जेल में है, लेकिन किसी कारण से मैं सोचता रहता हूँ कि उसके जेल से भागने की संभावना बहुत है। मैं अब हर दिन अपना चश्मा पहनकर सोता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा करके मैं अपनी आंखों की रक्षा कर सकता हूँ। मैं जल्द से जल्द इस डर से बाहर निकलना चाहता हूँ और मैं उसे अपनी याददाश्त से मिटाना चाहता हूँ। हेलो, मेरा नाम जूलियाना है। मैं फिलहाल 13 साल की हूँ। मेरे गहरे भूरे बाल और गहरी भूरी आंखें हैं। मैं मानूंगी कि यह कहानियों में से सबसे डरावनी नहीं है, लेकिन यह आज भी मुझे कंफ्यूज करती है। ये मेरे साथ 2017 में हुआ था। मॉम एक ऐसी जॉब करती हैं जहां उन्हें बहुत यात्रा करनी पड़ती है। ऐसा होने से कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि उनकी एक ट्रिप है और वह कुछ दिनों के लिए बाहर रहेगी। मैं बहुत दुखी थी, लेकिन मुझे पता था कि ये सिर्फ एक बिजनेस ट्रिप थी और वह जल्दी आ जाएंगी। कुछ दिन बीत गए। मैं, मेरे डैड और मेरी बहन बाहर जाकर फिल्में देखते, रेस्टोरेंट में खाने जाते और एंजॉय कर रहे थे। आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन मेरी मॉम वापस आने वाली थी। मुझे कुछ हफ्तों से सोने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। मैं अपने बिस्तर पर सो नहीं पा रही थी। तभी मैंने दरवाज़ा खुलने और किसी के कदमों की आहट सुनी। लेकिन यह अजीब, ये पुरुषों के कदमों की आवाज़ की तरह लग रहा था। और फिर यह रुक गया। मैं बहुत उलझन में थी, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। मैं एक टाउन हाउस में रहती थी। आखिरकार लगभग 2 बजे मैंने एक महिला के कदमों की आवाज़ सुनी और सीढ़ियों के ऊपर पर एक महिला को देखा। उसने एक पेंसिल स्कर्ट पहनी हुई थी और यह मेरी मॉम की तरह दिख रही थी। ये मेरी मॉम की पसंदीदा स्कर्ट है, तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगा कि वह महिला मेरी मॉम है। मैं उसके पास जाना चाहती थी और उसे गले लगाना चाहती थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि वह थक गई थी, इसलिए मैंने उन्हें बेडरूम में जाने दिया। हालांकि लगभग 1 घंटे बाद मैंने नीचे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। मैं नीचे गई और लाइट जलाई। वहाँ मेरी मॉम थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, और मैंने उनसे झूठ बोला कि मैं उनका इंतज़ार कर रही थी। मैं अब भी समय समय पर इस बारे में सोचती रहती हूँ। मैं अंदर ही अंदर घबरा जाती थी कि वह महिला कौन थी या क्या थी, और वह मेरी माँ की तरह क्यों दिखती थी। क्या मुझे उनकी इतनी याद आ रही थी,
इसलिए मुझे वहम होने लगा था। मैं बहुत आभारी हूँ कि मैंने उनके पास न जाने का फैसला किया। मुझे अभी भी आश्चर्य है कि अगर मैं उस महिला के पास जाती तो क्या होता। 4 साल पहले की यह बात है। गर्मियों की एक शांत रात थी। अचानक मेरे कानों में गोलियों की आवाज गूंज उठी। मैं जाग गया और उछल पड़ा, लेकिन मेरे चारों ओर सब कुछ शांत था। मैंने 1 सेकंड के लिए सोचा कि क्या मैंने सपना तो नहीं देखा। मैं बहुत कंफ्यूज था। तभी मैंने देखा कि एक आदमी खिड़की के बाहर खड़ा था और मुझ पर बंदूक तान रहा था। मैं इतनी जोर से चिल्लाते हुए बिस्तर से गिर गया कि मुझे लगा जैसे मेरा गला जल्द ही फट जाएगा। मेरे डैड दौड़कर मेरे कमरे में आए और मैंने खिड़की की ओर इशारा किया। मेरे पिता ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हमने तुरंत पुलिस को बुलाया। कुछ समय बीत गया जब पुलिस थोड़ी देर बाद पहुंची और पता चला कि मेरी खिड़की के बाहर पेड़ में एक गोली फंसी हुई थी और वहां गोली के बगल में मेरी तस्वीर के साथ एक नोट थी जिस पर यूं लिखा था। पुलिस अपराधी को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। हालांकि कुछ दिनों बाद मैंने सुबह सुबह फिर से गोली चलने की आवाज सुनी। मैं फिर से चिल्लाते हुए बिस्तर से गिर गया। मेरी खिड़की टूट गई थी और हवा डरावनी आवाज के साथ अंदर आ रही थी। मेरे पिता एक बार फिर मेरे कमरे में पहुंचे और हमने पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस के आने के पहले ही अपराधी जा चुका था। हमें मेरे कमरे की दीवार में एक गोली लगी हुई मिली और टूटी हुई खिड़की के पास एक और नोट था जिसमें विल लिखा हुआ था और मेरे बगल में खड़े एक आदमी की तस्वीर दिखाई गई थी। अगले दिन से मैं अपने कमरे में नहीं सोया और इसके बजाय दूसरे कमरे में सोया। हालांकि कुछ दिनों बाद मैंने खिड़की टूटने की आवाज सुनी, इसलिए हमने फिर से पुलिस को फोन किया। गोली चलने का कोई सबूत नहीं था। खिड़की के पास सिर्फ एक नोट था जिस पर भी लिखा था और एक आदमी की तस्वीर थी जो मुझ पर बंदूक तान रहा था। पुलिस ने हर सबूत को खोजने की कोशिश की। हालांकि उनके अनुसार अपराधी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने के बजाय सिर्फ शरारत कर रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो इस तरह की शरारत करेगा। मैंने जवाब दिया कि कोई नहीं, क्योंकि मैंने अपने पूरे जीवन में अभी के साथ अच्छा व्यवहार किया है। पुलिस ने कहा कि अगर वे नोट्स में लिखे सभी शब्द जोड़ेंगे तो यह इस प्रकार लिखा है, यू विल बी, और वह अंतिम शब्द गायब है जो शब्द बहुत भयानक है। उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि अपराधी जरूर फिर से आएगा, जिससे मेरे पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। पुलिस ने कहा कि उन्हें इस अपराधी को तुरंत गिरफ्तार करने की आवश्यकता है और ऐसा करने का उनका आखिरी मौका था। इसलिए उन्होंने रात में मेरे घर के पास एक स्टेक आउट करने का फैसला किया और मेरे बिस्तर पर विग के साथ एक पुतला रखा ताकि यह दिखावा किया जा सके कि मैं वहां सो रहा था, जबकि मैं वास्तव में दूसरे कमरे में सोया था। कुछ दिनों बाद अचानक मैं सुबह सुबह गोलियों की आवाज सुनकर उठा। इस बार बहुत सारी गोलियां चल रही थीं और मैं किसी के चिल्लाने की आवाज भी सुन सकता था। मैं काफी डरा हुआ था। फिर अचानक सब शांत हो गया और पुलिस ने सामने का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही मैं बाहर गया, मैं अपने घर के बाहर कई पुलिस की गाड़ियां देख सकता था। मैंने एक व्यक्ति को भी देखा जो अपराधी लग रहा था और खून से लथपथ नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था। यह पता चला कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही उसने लापरवाही से पुलिस की ओर बंदूक चलाई, उन्हें उसे मारना पड़ा। मैंने अपराधी का चेहरा देखा। मैंने उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा था और न ही मेरे परिवार ने। उसके हाथ में एक नोट था जिस पर शॉर्ट शब्द लिखा था, जिसमें एक आदमी की तस्वीर थी जो मुझ पर बंदूक चला रहा था। मेरे कमरे में जो पुतला था उसकी छाती पर एक गोली लगी थी। मेरे दोनों पैर इतने लड़खड़ा गए कि मुझे फर्श पर बैठना पड़ा और बहुत देर तक मैं एकटक उस पुतले को देखता रहा जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था। जांच के नतीजे कहते हैं कि वह आदमी जो मुझे गोली मारने की कोशिश की, उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और वह सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति था। लेकिन उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वह मुझसे क्या चाहता था? इस बात को काफी समय बीत चुका है, लेकिन रहस्य अभी तक नहीं सुलझ पाया है। मेरा निकनेम एस है। मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूं जो मैंने 4 महीने पहले किया था।
आप बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, आपका एनिमेशन बहुत अच्छा है और मैं आपके चैनल के वीडियोस रोज देखता हूँ। लगभग 4 महीने पहले मैं हमेशा की तरह अपने माता पिता के साथ घर पर था और मेरे भाई बहन और मैं पढ़ाई कर रहे थे। मैंने काम पूरा करने के बाद नहाने का फैसला किया। जब मैं नहा रहा था तब मेरे मॉम डैड और मेरे 2 भाई बहन हमारी बिल्ली को वेटरिनरी डॉक्टर के पास ले गए और मुझे बताना भूल गए थे। मैंने नहाना जारी रखा। मैंने उनके जाने की आवाज़ या ऐसा कुछ भी नहीं सुना, इसलिए मुझे नहीं पता था कि वे चले गए थे। जब मैं नहा रहा था उसी वक्त हमारी बिजली चली गई थी। मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था क्योंकि 1 सप्ताह पहले मेरी मॉम ने कहा था कि बिजली की समस्या है और वह आती जाती रहेगी। मैं शॉवर से बाहर निकला और लिविंग रूम में गया जहां मैं और मेरा परिवार आमतौर पर बैठते हैं और टीवी देखते हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं देख सका, लेकिन मैंने सोफे पर बैठी 4 परछाई को देखा। मैं उनसे बात कर रहा था और शिकायत कर रहा था कि बिजली अभी तक क्यों नहीं आई, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। मुझे सांस लेने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं, इसलिए मुझे यकीन था कि वे वास्तव में वहाँ थे। मैंने अपनी बहन को सोफे से उतरने के लिए कहा ताकि मैं बैठ सकूं, और फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। मैं इस बात से नाराज़ हो गया कि वे कैसे व्यवहार कर रहे थे और मैंने उसे खुद हटाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही मैंने उसको छुआ, 1 सेकंड के लिए हवा रुक गई। मैं चौंक गया। मैं भागा और अपना फ़ोन उठाया और टॉर्च चालू की और देखा कि घर पर कोई नहीं था। मैंने अपने मॉम डैड को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि वे जल्दी घर वापस आ जाएंगे। उस रात जब मैं कमरे में गया तो मैंने देखा कि मेरे बिस्तर पर मेरे कंबल का आकार एक इंसान की तरह था, जैसे कि कोई कंबल के नीचे सो रहा हो। मैंने अपनी बहन से मजाक बंद करने और बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर मैं पागल हो गया और जब मैंने कंबल हटाया, कंबल में कोई नहीं था। मैं उस आकृति को दोबारा बनाने की कोशिश करता रहा, लेकिन कंबल इतना नरम था कि उस आकृति को बनाना और उस तरह सेट करना संभव नहीं था। मैं अभी भी पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि वह क्या चीज़ थी या कौन था। आपको यह कहानी सुनाने का उद्देश्य यही है कि आप मुझे बता सके कि मेरे साथ उस रात क्या हुआ था। मैं बहुत समय से सोच रही थी कि मैं इस कहानी को कहाँ पोस्ट करूं, लेकिन मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छी जगह हो सकती है। मैं हाल ही में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में सबसे ऊपरी मंजिल में शिफ्ट हुई हूँ। मेरी बालकनी इमारत के पीछे है और ज़्यादातर पेड़ ही नज़र आते हैं, लेकिन अपार्टमेंट बिल्डिंग के ठीक पीछे कुछ घर और एक सड़क है, इसलिए मैं उसे भी देख सकती हूँ। आमतौर मैं रात में अपनी बालकनी के बाहर बैठती हूँ। मैं म्यूज़िक सुन रही हूँ और रात में मुझे बहुत शांत लग रहा है। घर के बरामदे की रोशनी और स्ट्रीट लाइट से जगमगाती सड़क के अलावा सिर्फ अंधेरा है। सड़क का ज़्यादातर नज़ारा पेड़ों से ढका हुआ है, लेकिन मैं इसका एक अच्छा हिस्सा देख सकती हूँ। मेरी बालकनी में भी लाइट नहीं थी। मेरे फ़ोन से आ रही रोशनी के अलावा अंधेरा था। मैं लगभग रात 10 बजे वहाँ बैठी थी, जैसा कि मैं आमतौर पर करती हूँ, और जब मैंने नीचे देखा तो मैंने सड़क से कुछ हलचल देखी। मैंने देखा कि कोई व्यक्ति मेरी तरफ बहुत तेज़ी से सड़क पर दौड़ रहा है। यह व्यक्ति एक स्ट्रीट लैंप के नीचे रोशनी के नीचे रुक गया। मैं बता सकती थी कि यह व्यक्ति एक आदमी था। मुझे यह भी एहसास हुआ कि यह व्यक्ति अब मेरी ओर देख रहा था। मैं घबरा गई, लेकिन मैं नहीं हिली, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मैं बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ और शायद हो सकता है कि यह आदमी वास्तव में मुझे सीधे नहीं देख रहा था। क्या वह वास्तव में मुझे देख सकता था? मैं बस वहीं बैठी रही और उम्मीद कर रही थी कि वह आदमी चला जाएगा, लेकिन फिर मैंने उसे मेरी ओर हाथ हिलाते हुए देखा। अब मुझे पता था कि वह मुझे ही देख रहा था। मैं बहुत कंफ्यूज थी। मैं वापस अंदर भी नहीं जा सकती थी। मैं बस वहीं बैठ गई। घबराहट बढ़ती जा रही थी। मेरे मन में तरह तरह के विचार आने लगे। मैंने सोचा कि यह आदमी मेरा कमरा ढूंढ सकता है और अंदर घुसने की कोशिश कर सकता है। मैंने यह भी सोचा कि वह किसी तरह बस आगे बढ़ेगा और मुझ तक पहुंचने के लिए इमारत पर चढ़ जाएंगे या कुछ और। लेकिन मैं इस आदमी को हाथ हिलाते हुए देखती रही। मेरे मन में अचानक भय की भावना आ गई। तभी मैंने वापस अंदर जाने के लिए अपना सामान पकड़ना शुरू कर दिया, लेकिन फिर मैंने देखा कि उसने हाथ लहराना बंद कर दिया। उसने अपनी दोनों बाहें फैला दी और अपने पूरे शरीर को हिलाना शुरू कर दिया। जब वह एक अजीब डांस मूव की तरह अपनी बाहों को चारों ओर घुमा रहा था, तो इस समय मैं बहुत बेचैन थी।
और बस वापस अंदर जाना चाहती थी। लेकिन मैं एक तरह से थोड़ी उत्सुक भी थी और मुझे लगता है कि मैं यह देखना चाहती थी कि वह जल्द ही आगे क्या कर सकता है। भय और बेचैनी की भावनाएं मुझ पर हावी हो गईं। मेरा दरवाज़ा खुल गया और मैं अंदर चली गई। बालकनी के बगल वाले कमरे में एक खिड़की थी जहां से मैं उसी जगह को देख सकती थी, इसलिए मैंने बाहर झांककर दीवार के पीछे छुपे रहने की कोशिश की। मैंने देखा कि यह आदमी अभी भी अगल बगल घूम रहा था, लेकिन वह जल्द ही रुक गया और मैंने उसे सड़क पर फिर से दौड़ते हुए देखा। मैंने इंश्योर किया कि मेरा सामने का दरवाज़ा बंद है या नहीं और मैं अपने कमरे में वापस चली गई और साथ ही बेडरूम का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। इसलिए मैंने फिर से इंश्योर की वह आदमी चला गया है या नहीं और मैंने अपने पर्दे बंद कर लिए। मुझे उस रात वास्तव में नींद नहीं आई। मैं उस असहज भावना को दूर नहीं कर सकी। उस रात से मैंने इस आदमी को फिर कभी नहीं देखा। तब से मैं अभी भी बालकनी पर बैठती तो हूँ, लेकिन उतनी देर तक नहीं रह सकती जितनी देर तक पहले रहती थी। जब मैं रात में बाहर निकलती हूँ तो मैं वास्तव में पागल हो जाती हूँ। मुझे पता नहीं है इस पूरे मामले का क्या मतलब निकाला जाए। मुझे नहीं पता कि वह आदमी कौन था या शायद वह क्या चाहता था। जब मैं उस रात के बारे में सोचती हूँ तो मैं वास्तव में कंफ्यूज और इतनी ही नर्वस हो जाती हूँ जैसे मैं उस पल में वापस चली गई हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझ पर नज़र रखी जा रही है। मुझे आशा है कि यह भावना जल्द ही दूर हो जाएगी और मैं वास्तव में उम्मीद कर रही हूँ कि मैं उस आदमी को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। मैं अर्जुन हूँ और यह मेरी कहानी है। ये कुछ महीने पहले की बात है। मैंने कुछ दिन पहले कॉलेज खत्म की थी और नौकरी की तलाश कर रहा था। उस दौरान मैं अपने मॉम डैड के साथ साउथ के एक बड़े शहर में रह रहा था। मेरे मॉम डैड मुझे घर में अकेला छोड़कर अपने एक दोस्त से मिलने के लिए बाहर गए थे। मैं थोड़ा डरा हुआ था क्योंकि एक रात पहले मैंने बहुत डरावनी फिल्म देखी थी। मेरे घर में 2 मंजिलें हैं। मेरा कमरा और बाथरूम ऊपर है। मैं शॉवर जाने के लिए तैयार हो गया। मुझे नहाते समय तेज म्यूजिक बजाने की अजीब आदत थी, लेकिन इस बार मेरे फोन की बैटरी कम थी, इसलिए मैंने उसे चार्ज किया और अंदर जाने से पहले अपने टीवी पर संगीत चलाने के लिए यूट्यूब चालू कर दिया। बाथरूम में मैंने लाइट का स्विच चालू किया जो कमरे के बाहर था। शॉवर में आने के कुछ मिनट बाद मैं नहा रहा था और म्यूजिक एंजॉय कर रहा था। तभी अचानक बाथरूम की लाइट बंद हो गई। मैंने यह सोचकर इसे नजरअंदाज कर दिया कि यह बिजली कटौती के कारण हो सकता है, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आश्चर्य होने लगा कि बिजली गुल होने के बावजूद भी टीवी पर अभी भी म्यूजिक क्यों चल रहा है। मुझे अपने पेट में दर्द महसूस हो रहा था क्योंकि मैं उन कारणों के बारे में सोच रहा था कि क्यों लाइट बल्ब बंद हो गया होगा। बल्ब भी हाल ही में बदला गया था। इसका मतलब था कि किसी ने इसे बाहर से बंद कर दिया था। मैं अपनी कमर के चारों ओर अपना तौलिया लपेटकर शॉवर से बाहर निकला और मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल पर था। तभी अचानक मुझे स्विच पलटने की आवाज सुनाई दी। इस समय मैं बाथरूम में वापस आया। मैं डर के मारे कांप रहा था। मैं बाहर निकला और चिल्लाया, हेलो मॉम, डैड, क्या आप लोग वापस आ गए हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तभी मैंने किचन में कुछ प्लेटों को नीचे फर्श पर फेंके जाने की आवाज सुनी। मैंने खुद को याद दिलाया कि मैं अब बड़ा हो गया हूं और मैंने अपना साहस जुटाया और जांच करने का फैसला किया कि क्या हो रहा था। मैंने थोड़ी हिम्मत के लिए टीवी पर म्यूजिक को जोर से बजने दिया। मैं सीढ़ियों के ऊपर खड़ा था। मैंने नीचे की मंजिल को और देखा तो फर्श पर कुछ प्लेटें और बर्तन देखे, लेकिन मैं किसी को नहीं देख सका। मेरा एक मन कह रहा था कि यह सब एक संयोग हो सकता है। मैं 1 मिनट तक देखता रहा, लेकिन किसी को भी नहीं देख सका। मैं बाकी सीढ़ियों से नीचे चला गया, अलमारियों सहित पूरे फर्श की जांच की और यह भी सुनिश्चित किया कि घर का पिछला दरवाजा बंद था या नहीं। मैं यह सोचकर शांत होने वाला था कि यह सब अपने आप गिरा होगा। तभी अचानक ऊपर बज रहा संगीत बंद हो गया और सीढ़ियों से भारी कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई उनके नीचे चल रहा हो। मैं वहां खड़े होकर यह देखने का इंतजार नहीं कर सकता था कि यह कौन है, इसलिए मैं भाग गया। मैं केवल अपना तौलिया पहने हुए घर के बाहर भाग गया और गेट के पास इंतजार करने लगा। लगभग 1 घंटे बाद मेरे मॉम डैड वापस आए और मैंने उन्हें बताया कि क्या हुआ था।
लेकिन जाहिर तौर पर उन्होंने सोचा कि मैं सिर्फ उनके साथ मजाक कर रहा था। जब हम घर के अंदर गए तो मैं सतर्क था कि कहीं से भी हमला हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मेरी मॉम ने मुझे गैर जिम्मेदार होने और घर का पिछला दरवाजा खुला छोड़ने के लिए डांटा। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं लगभग बेहोश हो गया, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि जब मैं थोड़ी देर पहले इधर उधर देख रहा था तो ये बंद था। मुझे अभी भी आश्चर्य है कि अगर मैं उस व्यक्ति को सीढ़ियों से उतरते हुए देखने का इंतजार करता तो क्या होता। मैं इसका जवाब कभी नहीं जानना चाहता, क्योंकि मुझे यकीन है कि जो भी हो या जिसने भी बाथरूम की लाइट बंद की हो, वह कुछ बुरे काम को अंजाम देने आया था।